गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं आपका फ्रेंड अजीत कुमार गुप्ता फिर से आपके सामने जे मेंस 27 जैन को जो एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन के साथ हूँ। तो जैसा कि अभी जे मेंस के हम लोग फिजिक्स पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को देखा है, ठीक है। तो ये वीडियोस मैं इंटीजर टाइप के सभी तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर टाइप में आपको 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 5 बनाने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 10वीं प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कितने आसान प्रॉब्लम, कितने ट्रिकी प्रॉब्लम इस साल जेईई ने रखा है, ठीक है। तो अगर हम इस पहले प्रॉब्लम को देखें जहां पर कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड टू ए क्लोज्ड पाइप इज 4.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वाल water start flowing and the reading of pressure meter falls to 2.0 into 10 to 4 newton meter square. The velocity of water is found to be root v meter per second. इसका मतलब ओवरऑल हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है ना, और वो कुछ रूट में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो रूट के अंदर के टर्म को आंसर देना है। देख लेते हैं, ये बर्नौलीज लॉ पर सीधा बेस्ड इक्वेशन है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो कि हम इक्वेशन लिख सकते हैं P1 is equal to P2 plus 1/2 rho v स्क्वायर। जो फ्लूइड जिसकी फ्लो की बात की गई है वो वाटर है, तो लिख देते हैं P1 4.5 into 10 raised to 4 is equal to P2 दिया है 2 into 10 raised to 4 into 1 plus 1/2 density of water 10 raised to 3 into v स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। 10 raised to 4 पावर में है, इधर आया घटने के लिए 2.5 into 10 raised to 4 is equal to 1/2 into 10 raised to 3 into v स्क्वायर। कैंसिल करते जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई हुआ और 550 is equal to v स्क्वायर एंड v is equal to root 15 मीटर पर सेकंड। जैसा कि मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि जो आंसर आएगा उसमें आपकी वेलोसिटी रूट के अंदर समथिंग होगा और जो समथिंग है वही आंसर पूछा है। यहाँ पर रूट के अंदर 50 है तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब v वैल्यूज आ गई 50, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम जो अपना सॉल्व होता है और इसका आंसर एनटीए ने क्या दिया है, एनटीए ने भी आंसर बोला है 50 और हम लोग का भी आंसर आया 50, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम को मान लिए, ओके। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स को रख रहा है। दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। A body falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds। देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है फॉल करना, और वो फॉल करते करते बीच में किसी दो पॉइंट, सपोज A पॉइंट और B पॉइंट, जिसके बीच की दूरी 80 मीटर है, 80 मीटर, इसे वो पास करता है 2 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, तो अब भाई यहां से करो क्या कि हम अंडर द ग्रेविटी मोशन में एक S1 निकालते हैं, ठीक है, और यहां से एक S2 निकालते हैं, क्योंकि आपसे पूछा है कि A पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर, मतलब S1 का आंसर अपने को देना। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दे, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम यहां कह सकते हैं कि S1 is equal to इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1/2 into g into t1 स्क्वायर, पहला इक्वेशन, एंड S2 is equal to 1/2 into g into t2 स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन। आपको पहले इस सवाल में प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि S2 मतलब कि ये S2 में से S1 घटाएंगे तो यह जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, मतलब हम इक्वेशन 1 - 2 अगर ऑपरेट करें, इक्वेशन 1 - 2 S2 - S1, तो अपना आएगा 1/2 g कॉमन ले लेंगे, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, यह हो गई 80 इज इक्वल टू 1/2 g इनटू t2 माइनस t1 इनटू t1 प्लस t2, ठीक है। सवाल में एक और बात हिंट किया है कि यह डिस्टेंस 2 सेकंड में तय की गई है। इसका मतलब ऊपर से नीचे यहाँ इसको आने में जो भी समय लगा होगा और इसमें यह समय घटाएंगे तो यह आएगा 2 सेकंड, मतलब t2 माइनस t1 ये 2 सेकंड है। चलो भाई वैल्यूज रखते जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1/2 हाफ g into 2 into t2 plus t1 कर लेते हैं। 80 इक्वल टू g की वैल्यू 10, t2 plus t1 कट गया, इसका मतलब t2 plus t1 is equal to 8 एंड हमारे पास t2 minus t1 is equal to 2 पहले से दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन में हमें चूंकि S1 निकालना है तो T1 को हम बचाना चाहते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 3 माइनस
4 कर लेते हैं ताकि t1 बच जाए। 3 माइनस 4 कर देंगे, कट गया। ये हुआ 2t1 इज इक्वल टू 6 एंड t1 इज इक्वल टू 3। तो 3 सेकंड लगेगा इस पॉइंट को a तक पहुंचने में। तो बताओ s1 बाय डिस्टेंस क्या होगा, 1/2 into g into 3 स्क्वायर, 5 into 9, और ये हो गया 45 मीटर। तो आपका आंसर ये आने वाला है इस सवाल का 45 मीटर। ठीक है ना। प्रॉब्लम्स को बेसिक कैलकुलेशन पर लेकर के जाए, आपका आंसर होगा 45। एनटीए का देख लेते हैं क्या आंसर इन्होंने रखा है। एनटीए ने भी आंसर रखा 45। सिंपल सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिहाज से 2-3 स्टेज का है, बट सवाल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 11th में जो बेसिक क्लास करके बैठे होंगे वो भी बच्चे आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम कह रहा है कि एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम is incident normally on the single row of slits of width 0.001 millimeter. The light is focused by convex lens on a screen placed on its focal plane. The first minima will be the form for the angle of diffraction. तो इन सब सवालों में बहुत सारा भाषणबाजी से हटा करके सीधे हम आते हैं डिफ्रैक्शन के लिए। हम कह सकते हैं a sin थीटा is equal to m lambda for minima। ठीक है, और सवाल बोल रहा है कि द फर्स्ट मिनिमा दैट इज a इक्वल टू 1। ठीक है ना भाई, सॉल्व कर लेते हैं। a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a। प्रॉब्लम के अनुसार लैम्डा की वैल्यू दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5000 × 10⁻⁻, और a की वैल्यूज जो कि अपना विड्थ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 0.001। आप अगर सवाल को देखें तो यहाँ पर मिलीमीटर यूज किया, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ देख लेते। ये करेंगे तो ये 10⁻³ ऊपर भी आ जाएगा और ये भी ऊपर ही जाने वाला है। केवल 10 के पावर का गेम है। 10⁻7 बचा और -3 घट गया तो 10⁻4 बचा, और आपका अगर बचेगा तो ये बच रहा है 0.5। अब देख लो sin थीटा इज इक्वल टू 0.5 आया है। sin थीटा इज इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल आंसर। ठीक है ना। सवाल में कुछ भी अपना कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, एक छोटा सा कैलकुलेशन 2-3 लाइन का जो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आपके एग्जाम में बन सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। एनटीए ने क्या आंसर दिया उसे देख लेते हैं। एनटीए ने भी आंसर आपको दिया है 30 और हमारा भी आंसर आया है 30। डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। यूं तो इस सेक्शन में 5 सवाल बनाने हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें तो इस सेक्शन के 10 सवाल बहुत ही कम समय में बन सकते हैं, हम देखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए वायर लूप फॉर्म्ड बाय द टू सेमी-सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 कैरिंग करंट I इज इतना एज पर गिवन फिगर बिलो। ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज है अल्फा × 10⁻7 आ रहा है, तो इसमें अल्फा की वैल्यूज निकालना है। देखो भाई ऐसा है कि हम मान लेते हैं कि करंट का कोई डायरेक्शन, सपोज हम करंट की डायरेक्शन को मान लेते हैं I, जो ये इसमें मूव कर रहा है। राइट हैंड थंब्स रूल के अनुसार इसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को यूज करने के लिए अगर हम राइट हैंड को यूज करते हैं तो हमारा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है, और सेम नीचे वाले सेमी सर्कुलर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। मतलब हमारे लिए जो मैग्नेटिक फील्ड B1 आने वाला है और जो B2 आने वाला है सेम डायरेक्शन में आने वाला है, और B नेट जो होने वाला है वो B1 + B2। अब बोलोगे सर ये दोनों वायर्स क्या क्या करोगे, तो भाई वायर्स अपने लाइन में एक्सियल पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड देता ही नहीं है, तो इसका मतलब होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाय सेमी सर्कुलर लूप μ0I/4r, तो इसका सॉल्व कर लेते हैं। बड़े वाले के अनुसार क्या हो जाएगा, तो μ0I इनटू करंट सेम है 4 इनटू इसका रेडियस r1 जो दिया है 2π, सॉरी हाँ 4π है तो 4π। ठीक है, तो μ0I/16π। अगर इसे सॉल्व करें तो μ0I/4r μ0I/4 इनटू r की वैल्यू दिया है 2π, मतलब μ0I/8π। अगर नेट वैल्यूज पर चले जाए तो μ0I/16π प्लस μ0I/8π, और इसे कॉमन ले सकते हैं μ0I/8π 1/2 + 1। ठीक है, मतलब अंदर में कर सकते हैं आप 3/2, तो 3/2 इनटू μ0 की वैल्यूज आप रख लेते हैं 4π × 10⁻7 इनटू I की वैल्यूज 4 बोला है 8 × π,
पाई से पाई कैंसिल, 4 2 और 2 2 मिलकर के 4 कैंसिल, और आपको आया है आंसर 3 × 10⁻⁷। ठीक है ना टेस्ला। अगर आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें तो इन्होंने कहा है कि अल्फा × 10⁻⁷ टेस्ला आएगा, और आपका आंसर है 3 × 10⁻⁷ टेस्ला। मतलब अल्फा वैल्यूज कुछ और नहीं, अल्फा आपका है 3। ठीक है ना। अगर एनटीए के हिसाब से आंसर को देखना चाहें तो एनटीए ने भी आंसर इस यहां पर 3 दिया है, तो हमारा और आईटीए का आंसर दोनों ही परफेक्टली मैच कर रहा है। ये फार्मूला बेस्ड सवाल के लिस्ट में आप डाल सकते हो, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है सवाल का। अगला कह रहा है if Rabel's constant is r, the longest wavelength of radiation in the Pastel series will be alpha by 7r, where alpha will be। देखो भाई पास्टल सीरीज, अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जानते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि पास्टल मतलब n = 3 में आने वाले। ठीक है, और आपको यहाँ पर बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा? जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो। और एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कब मिलेगा? जब यहाँ पर ट्रांजिशन जस्ट उसके ऊपर वाले सेल से हो रहा, मतलब n = 4 to 3 है। 1/λ का फॉर्मूला r × z² by n i² - 1 f²। देखिए तो सॉल्व कर लेते हैं। 1/λ = r, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है, हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं है, तो 1² × 1/3² - 1/4²। 1/λ = r 16 - 9 7 by 9 × 16 144। ठीक है, तो लैम्डा = 144/7r। ठीक है ना। और प्रॉब्लम में कहा है कि जो लैम्डा आ रहा है वो α/7r आ रहा है, और हमारा 144/7r आ रहा है, मतलब अल्फा इज नथिंग बट 144। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हम प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एनटीए ने भी आंसर 144 ही दिया है। प्रॉब्लम में कोई भी दम नहीं है। इस बार का जो भी एग्जाम जेईई मेंस ने लिया है, प्रॉब्लम को बहुत हल्के रखा है। मतलब अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे तो आपको मुश्किल से 1 मिनट के अंदर एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि टू चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी। जनरली क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आते हैं वो एक लीनियर डाइपोल में एक एक्सियल डाइपोल होते हैं, बट इस बार कुछ अलग ओरिएंटेशन रखते हैं। इज लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड दिया है, बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यूनिट को गौर से, इसलिए आप लोग को एक रिकमेंडेशन रहेगी कि जब सवाल पढ़े तो विद यूनिट पढ़ा करें। ठीक है ना, ताकि यूनिट्स पढ़ते समय खुद ब खुद दिमाग में आ जाए कि यार ये ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी बाय मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर है। चलो यहाँ पर एक काम करेंगे, तो टॉर्क निकालना है, चलो कर लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट चार्ज ऑफ डाइपोल 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो में है, इनटू इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं 2 - 1 1 तो i, -1 - 0 तो -j, और 5 - 4 1 और k। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में अपने एसआई में रख देते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद पर सेंटीमीटर इतना है तो पर मीटर हो जाएगा 0.2 × 100 i। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड क्लियर हो गया, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन में हमें कोई गड़बड़ ना। टॉर्क पूछा है, टाउ इज नथिंग बट p × e। ठीक है ना, p × e मतलब 4 × 10⁻⁶ × 20, और अब इसका क्रॉस ले लीजिए। i का i के साथ क्रॉस लेंगे तो 0 आ जाएगा, j का i के साथ लेंगे तो -k आएगा, और माइनस पहले से है तो यहाँ पर k आ गया। ठीक है, और k का i से लेंगे तो +j। ठीक है, देख लेते हैं 80 × 10⁻⁶ k + j। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकाले। आपका थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड -5 बोला। चलो भाई इसको 8 × 10⁻⁶ लिख लेते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड आया √2। ठीक है, ये वैल्यू जो कि 8√2 × 10⁻⁵। आप अगर अपने आंसर के हिसाब से देखो तो इसने कहा है कि 8√α आ रहा है, गुने 10 के पावर -5 आंसर आना चाहिए। अल्फा का जब आंसर हमारा 2 है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 2। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आप एक बार देख ले कि एनटी ने क्या आंसर दिया है। एनटी का दिया हुआ आंसर भी है 2, तो हमारा और एनटी का आंसर पूरी तरह से मैच है। प्रॉब्लम बहुत ही इजी थे इस बार एग्जाम के। अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया होता अच्छे स्कोर करते, लेकिन अगर आप मेहनत किसी कारण से चूक गए हो तो बस अगले एग्जाम में अच्छे से मेहनत करें।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस जिसकी जेड वैल्यू 50 दिया है, रेडियस दिया हुआ है, यहां पर फिर से सेंटीमीटर में दिया हुआ है। भाई आप पढ़ते ही देख लिए कि ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो पोटेंशियल इज नथिंग बट kq बाय r। यहां पर q निकाल लेते हैं। q क्या होगा? एटॉमिक नंबर 50 इनटू न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्विवेलेंट होता है अपना प्रोटॉन का चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया? 80 × 10⁻90 कूलम। ठीक है, तो वोल्टेज निकाल लेते हैं। 9 × 10⁹ k की वैल्यूज 80 × 10⁻19 q डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस क्या है? 9 × -13 सेंटीमीटर है, तो 10⁻2 जो होते हैं -13 -2 -15 9 से 9 कैंसिल 10⁹ into 80 into 10⁻⁻4। तो -4 हो गया, तो आपको क्या हो गया भाई? माइनस हो गया, 5 बचा, 10⁵ into 80 और इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁶ वोल्ट। सवाल के अनुसार देखिए एक ब्लैंक दिया है इंटू 10⁶ बोल रहा है और हमारा है 8 × 10⁶। इसका मतलब इस ब्लैंक में हम r को प्लेस कर सकते हैं और इस सवाल का आंसर हमारा होगा 8। एनडीए का क्या आंसर है देख लेते हैं। एनडीए का 8 आंसर है। कहीं भी कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी प्रॉब्लम को लेकर के। प्रॉब्लम टू द पॉइंट सीधे सीधे डाल दिए गए हैं एनडीए के द्वारा और बच्चे सीधे सीधे कंफ्यूज हुए। यहां पर कह रहा है कि ए सीरीज एलसीआर सर्किट विथ एल वैल्यूज दिया है इतना 100/π मिली हेनरी, कैपेसिटेंस दिया है 10⁻³ फराड, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट वुड बी। देखो भाई ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी दे दी है, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है, तो हम यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं, दैट इज 2πf 2π into 50 100π। ठीक है ना, ओमेगा निकल गया। पावर फैक्टर जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/Z। तो हम केवल देख लेते हैं कि R/Z के लिए Z की वैल्यू निकालना। देख लेते हैं Z के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें चाहिए XL, जो क्या होगा L ओमेगा कर लेते भाई 100/π इनटू मिली बोला है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ इनटू ओमेगा वैल्यूज 100π। पाई से पाई शहीद हो गया, 10 के पावर 5 10 बचा। XC देखें 1/ω c 1/ω वैल्यूज 100π इनटू C की वैल्यूज कितना दिया है 10⁻³ बाई पाई से पाई कैंसिल और यहाँ 10⁻³ है, ये ऊपर आ जाएगा 10⁻³ और बचेगा 10। ठीक है, अगर हम देखें कि Z क्या आएगा, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। Z √XL - XC² + R²। √XL जो आया है वो अपना है 10 माइनस XC भी आया है 10 स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस सवाल में भी दिया हुआ है 10 और 10 में से 10 गया 0 √0² + 10² और आपको रिजल्टेंट आया √10² मतलब 10। तो पावर फैक्टर अगर निकालना चाहे तो 10 रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस की Z 10 आया है, तो पावर फैक्टर जो होगा मतलब पावर फैक्टर हुआ 10 का आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर सवाल का थोड़ा कैलकुलेशन था, बट आपका ये भी सवाल आप हार्ड सवाल के लिस्ट में नहीं डाल सकते क्योंकि यह अब जब भी आपके एलसीआर सर्किट डील किया गया होगा फेजर डायग्राम दे करके या प्रॉब्लम या ऐसे सिंपल प्रॉब्लम जरूर आपको क्लास में करवाए गए होंगे, कोई भी पैकेज से आप कर होंगे। ठीक है, एनडीए का आंसर को देख लेते हैं। एनडीए का आंसर भी 1 है, हमारा भी आंसर 1 आया है, तो हम इसके साथ पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। अगला, a closed organ pipe 150 centimeter long gives 7 beats per second with an open organ pipe of length 350 centimeter. What vibrating in fundamental modes the velocity of sound is? देखो भाई सिंपल है, कह रहा है कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप। अब क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में अगर आप जानते हो तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, आप डिस्प्लेसमेंट वेव या फिर प्रेशर वेव दोनों के हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर जो लेंथ होती है सपोज L1 लेंथ या λ/4 इक्विवेलेंट होता है,
या n लेमडा बाई 4। क्योंकि हम फंडामेंटल मोड में है तो हम लेमडा बाई 4 L1 लिख देते हैं। जो सवाल के अनुसार दिया है सेंटीमीटर में, तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.5। ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में अगर बात करें तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो आपका प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव बनता है और जो लेंथ L2 होता है तो वो L2 लेंथ कुछ और नहीं लेमडा बाई 2 और इससे भी 350 सेंटीमीटर दिया है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं 3.5 मीटर। ठीक है, अब अगर हम कहें कि यहां से लेमडा क्या मिला तो लेमडा मिल गया 6 मीटर। यहां से हमें लेमडा 1 इसे कर देते हैं लेमडा 2, तो लेमडा 2 क्या मिला तो 7 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों ही पॉइंट पर वेलोसिटी का साउंड सेम रहने वाला है। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है n लेमडा, यहां पर भी लिख सकते हैं v = n2 लेमडा 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1/2 करें तो आप क्या पाओगे, दोनों तरफ वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो इस तरफ तो 1 पर मिला n1 लेमडा 1 n2 लेमडा 2। देख लेते हैं लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू मालूम है, n1 into 6 and n2 into 7 n2 is equal to 7n1 7n2 is equal to 6n1। ठीक है, और आप यहां से कर सकते हो 7n2 minus 6n1 is equal to 0। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन 1 2 3। अब थोड़ा सा ये कि सवाल में कहा है कि यहां पर जो बीट है वो डेवलप हो रहा है सेट। बीट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप बीट बोले हो तो ये कुछ और नहीं n1 माइनस n2 हो सकता है। मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को n1 से ले रहा हूँ, आप बहुत सारे लोग सवाल सॉल्व करने के लिए f से भी ले सकते हैं, या तो ये 7 होगा या n2 माइनस n1 इक्वल टू 7 होगा। अब हम लोग को यहाँ अगर जज कर ले तो हमारा टाइम कम लगेगा, दोनों में से कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करना। उसके लिए हिंट हमें ये दे रहा है कि यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं n2 में, तब वो 6 into n1 के बराबर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के हिसाब से अगर ये फैक्टर बड़ा है तो ये फैक्टर छोटा होगा, मतलब n2 छोटा है तो n2 छोटा है, इसका n1 बड़ा है तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे यूज कर लीजिए n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 7, एक वो हो गया और यहाँ पर आपको 7n2 माइनस 6n1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इसे हम मान लेते कोई भी आर्बिट्रेरी इक्वेशन a, इसको b, a को हम कोई भी एक को एलिमिनेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6n1 माइनस 6n2 इज इक्वल टू 42 और 7n2 माइनस 6n1 इज इक्वल टू 0। कैंसिल हो गया, सॉरी हाँ, n1 से n1 कैंसिल और यहाँ पर 6n2 माइनस 7n2 माइनस 6n2 n2 इज इक्वल टू 42 आया। ठीक है, अगर n2 की वैल्यू निकल गया है तो आपसे सवाल पूछा है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए आपने खुद इक्वेशन लिखा था v इक्वल टू n2 लेमडा 2। चलो वेलोसिटी इक्वल टू n2 42 इनटू लेमडा 2 कितना था 7 4 एंड 294। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर है 294 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इस प्रॉब्लम के लिए हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 294 मीटर पर सेकंड। और एनटीए का भी आंसर देखे तो एनटीए का भी आंसर है 294 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोस्टली ये इंटीजर टाइप का अपना लास्ट सवाल है। ठीक है, सवाल पढ़ लिया जाए। A ring and a solid sphere rolls down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radius of both bodies are identical and the ratio of their kinetic energies is 7/x, where x is. चलो देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिनका इंक्लाइनेशन नहीं दिया, ठीक है ना, कोई ना मास दिया ना रेडियस दिया, केवल डेटा वाला सेम 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 सेम। ठीक है ना, मतलब रिंग के लिए भी सेम, सॉलिड स्फीयर के लिए भी सेम। यहां सवाल को जो इंटरेस्टिंग बना दिया वो है विदाउट स्लीपिंग। अगर आप लोग रोलिंग पढ़े हो तो इसका मतलब विदाउट स्लीपिंग अगर वर्ड लिखा है तो विदाउट स्लीपिंग का मतलब हो गया
नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर नो लॉस ऑफ एनर्जी है मतलब कि यहां फ्रिक्शनल फोर्स कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करने वाला। तो आप बताइए वो रिंग हो, सॉलिड स्फीयर हो, कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर हाइट से एक ही इंक्लाइन से अगर ऊपर से नीचे आएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सेम, क्योंकि दोनों के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगा वो mgh निकल के आएगा। ठीक है, और अगर बोलोगे कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही तो जो घटा हुआ पोटेंशियल है वही दोनों को काइनेटिक के रूप में मिलेगा। इसका मतलब अगर बोला जाए कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव होगा तो फिर बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी सेम है और आप बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां वैलिड है, दैट मींस कि काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस किसी ने भी इस सवाल को सेट किया है वो मान के चलो कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि वो एकदम से ओपन माइंडेड वाला बंदा है, क्योंकि इतना लॉजिकल सवाल दिया। पोटेंशियल एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, तो रेशियो तो भाई सीधे 1 आना चाहिए। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का आपको रेशियो पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है भाई, पोटेंशियल बराबर चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बराबर चेंज होगा, तो रेशियो 1 आना चाहिए। लेकिन उसने जानबूझ करके आंसर के लिए आपको बोला है कि 1 न लिख करके उसने बोला 7/x। अब आप समझदार हो, इसको 1 बनाने के लिए x की वैल्यू इसको कितना रखना पड़ेगा? 7। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है ना, वो प्रॉब्लम को खुद झूठ बोल के आपको फंसा लेना है। तो देख लीजिए एनटी ने क्या आंसर दिया, एनटी ने आंसर दिया 7 और यहाँ पर कुछ भी आंसर। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर दें, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।